आप सब हैं जो 8% जो भारत के मूल निवासी बचे हैं, तो वो आप भारत के असली मालिक हो। इसीलिए आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, जो सरकारें, जो तथाकथित सरकारें हैं जो हमारे ऊपर राज कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपनी शक्ति भूल चुके हैं। जो जनता है, जनता असल में एक हाथी की तरह हो चुकी है कि उसको अपने पीछे के, बोलते हैं ना कि हाथी को अपने जो कान है उसके कान उसके शरीर को ढके रखते हैं। मेरी भाषा सही समझ में आ रही है आप लोगों को जी? जो हाथी है, हाथी के कान उसके शरीर को ढके रखते हैं और हाथी को अपनी ताकत का एहसास नहीं होता कि मेरे पास कितनी ताकत है। इसी प्रकार ये जो देश की जनता है, ये देश की जनता भी उसी हाथी के रूप में हम मानते हैं इसको, कि वो अपनी असली ताकत को भूल चुकी है कि हमारे पास असली ताकत क्या है। और असली ताकत का जो एहसास करवाते हैं वो आदिवासी, वो जिनको रूढ़िवादी प्रथा के नाम से देश के अंदर जो दुष्प्रचार कर रहे हैं वो हम लोगों का, कि ये रूढ़िवादी लोग हैं। असल में रूढ़िवादी क्या है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, उसकी हकीकत नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपको सही में प्रचारित करेंगे तो यह पता चलेगा कि भारत के असली मालिक ये हैं। वो जो तथाकथित सरकारों में बैठे हैं वो भारत के मालिक नहीं हैं, क्योंकि जितने भी सैलरीड पर्सन हैं, वो छोटे से एम्प्लॉय से लेकर और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जितने भी जज हैं, वो सब के सब सैलरीड पर्सन हैं। और उसको अगर जो देखा जाए तो वो सब के सब OIGS हैं, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। तो वो तनख्वाह लेने वाले हैं। और तनख्वाह देने वाला कौन है? तनख्वाह देने वाले हम और आप हैं। इसीलिए असली मालिक कौन हुआ? आदिवासी, ये भारत के वासी। लेकिन ये तंत्र बार बार दुष्प्रचार इसलिए कर रहा है। अब देखिए समस्याएं क्या आती हैं और क्या कुछ जो हम पूरे देश में, जो हम जगह जगह पर जा रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अब जैसे आज आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों की परंपराओं को जानेंगे, आप लोगों से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। फिर वही बात हम भारत के दूसरे राज्यों में जाएंगे, दूसरे स्थानों पर जाएंगे, वहां पर जाकर बताएंगे। असल में जो बात है, जो पूरे की पूरी व्यवस्था है वो क्या कर रही है। अब जैसे झारखंड से ही हम ले कि झारखंड के पास कितनी अपार संपदा है। जो झारखंड के पास इतनी अपार संपदा की सोने की खदान, यहां पर नदियां बहती हैं, नदियों के अंदर सोना भी मिलता है यहीं पर। और यहां पर प्राकृतिक संपदा इतनी है, कोयले की बात की जाए, सोने की बात की जाए, अन्य खनिज पदार्थों की बात की जाए, वो कितने हैं। लेकिन क्या किया जाता है कि वो जो आप लोगों की वो जो धरोहर है, उस धरोहर को के ऊपर सरकार कब्जा करके और उसको कॉरपोरेट के हाथों में देती है और हमें उसके ऊपर तनख्वाह पे रखा जाता है, नौकरी पे रखा जाता है। मतलब मालिक को नौकर बनाने के ऊपर पूरे की पूरी व्यवस्था चली हुई है। और बड़ी बात यह है कि झारखंड के जो वासी हैं, जो बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उड़ीसा के हैं, इस एरिया के अंदर जो आदिवासी लोग रहते हैं, इनको मजबूर किया जाता है कि आप अपनी जमीन, अपनी जड़ों को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाओ। अब आप एक चीज देखिएगा, एक बात, एक इस विचार के ऊपर थोड़ा विचार करना, जो मैं अभी जो अपनी बात रखूंगा इसके ऊपर विचार करना आप, कि झारखंड के, बिहार के लोगों को काम के नाम पर, रोजगार के नाम पर भेजा जाएगा हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, गुड़गांव में, महाराष्ट्र में, मुंबई जैसे शहरों में। लेकिन जो हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लोगों को वहीं पर भी बोला जाएगा कि यहां पर भी रोजगार नहीं है। और हमारे हरियाणा के बच्चे भी अपने प्रदेशों को छोड़कर वो बड़े बड़े महानगरों में जा रहे हैं और दूसरे देशों में जा रहे हैं। और वही रोजगार की अगर बात करें, जोन से देशों में हमारे यहां के बच्चे जाते हैं, वहां पर भी रोजगार नहीं बचा। अमेरिका को बड़े नाम, बड़े तर्ज पर यह दिखाया जाता है कि वहां पर साहूकारी अव्वल दर्जे की है और हमारे यहां के बच्चे सबसे ज्यादा अमेरिका जाते हैं। अब अचरज की बात यह है कि जो अमेरिका में तत्कालिक जो सरकार बनी है, वो सरकार केवल और केवल एक ही शर्त के ऊपर बनाई है वहां के लोगों ने, कि आप यहां से जो ये बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं, इनको जब आप डिपोर्ट करने का काम करोगे, हम तो आपको सत्ता में लाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही एक बात कही है कि ये जितने भी बाहर के जो लोग यहां पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, हम इनको वापिस डिपोर्ट करेंगे, वापिस भेजेंगे।
अब ये कड़ी जोड़ना आप कि जिस रोजगार के नाम पर यहां से बच्चे निकले हैं, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे देशों में जा रहे हैं। अभी पहले ही झटके में लगभग 80,000 भारतवासियों को यूएस ने घोषित कर दिया है कि हम इनको वापस भेजेंगे। और उन्होंने ये बोला है कि अगर आप कोई भी देश, बहुत सारे देशों के लगभग 14 लाख लोगों के का ये आंकड़ा उन्होंने जारी किया है कि अगर आप इनको वापस नहीं बुलाते हो तो हम आप लोगों के साथ व्यापार बंद कर देंगे। तो वो वापस आएंगे। अब देखो आप कि जो हरियाणा पंजाब के जो बच्चे हैं वो हरियाणा पंजाब में वापस आएंगे, और आप जब वो वहां पर आएंगे तो वो वहां पर जब काम करेंगे तो आपके बच्चों के पास रोजगार नहीं रहेंगे, वो वापस यहां पर आएंगे। मतलब क्या है कि जो हम स्वावलंबी हुआ करते थे, अपने हाथ के जो रोजगार हमारे पास हुआ करते थे, हम वो हाथ के रोजगार करना, हाथ के काम करना हम भूल चुके हैं। ये आदिवासी लोग ही हैं जो अब भी मेहनत कश हैं, वरना पूरे देश में आप देखोगे कि पूरे देश के अंदर लोगों को मेहनत से पीछा छुड़ाया जा रहा है, और यह बताया जा रहा है कि संघर्ष नहीं करना है, आपको आराम से बैठे आपको राशन मिलता रहे, सरकारों के ऊपर आप निर्भर रहो और सरकारें आपको राशन देती रहेंगी, जिसके चलते आप सरकारों के खिलाफ ना बोल पाओगे, ना अपने रोजगारों को लेकर बोल पाओगे। ये बात क्या है अब कि जिन सरकारों को पैसे देकर हम टैक्स के रूप में उनको टैक्स देकर हम जिन सरकारों को हम चलाते हैं, वही सरकारें हमारे को 2 किलो 4 किलो 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर कर रही हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि आज पूरे के पूरे देश में 84 करोड़ लोगों को सरकार फ्री का राशन मुहैया करा रही है। सरकार रोजगार नहीं देगी, जो तथाकथित सरकारें हैं वो रोजगार की बात नहीं करेंगी, लेकिन हमसे टैक्स के रूप में वसूल कर और फिर हम ही लोगों को भीख के रूप में राशन देती हैं, जिस राशन के चलते हम उन सरकारों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि आप है हमारे प्राणदाता हो, लेकिन वो हमारे प्राणदाता नहीं है। क्योंकि लोगों को यह एहसास करवाना है कि जो देने वाला है, लोगों को यह तो पता ही है कि देने वाला मालिक होता और लेने वाला नौकर होता है, लेकिन सरकारें क्या करती हैं अब कि जो देने वाला है हमसे तो वो छीन रही हैं टैक्स के रूप में जबरदस्ती, और फिर भीख के रूप में हमारे को वो किसानों की अगर बात की जाएगी तो 2,000 रुपए 4 महीने में दे देंगे, 6,000 रुपए साल में देकर और 5 किलो राशन महीने में देकर उनको ये दिखाती हैं कि हम आपको दे रहे हैं। हमसे जो छीन रहे हैं, छीनने वाला क्या होता है? लुटेरा होता है। हमसे तो जबरदस्ती वो छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, लेकिन वो लूट करके और भारत के 84 करोड़ लोगों को भीख के रूप में वो राशन देते हैं, और जो लोग फिर ये मानते हैं कि असल में तो सरकार वही है। हम भूल जाते हैं कि सरकार असल में देश की जनता है, हम हैं। लेकिन ये आप लोग ही ये देश के अंदर अब तो ये धीरे धीरे आदिवासी लोगों को जो दुष्प्रचार कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, कि वो क्यों कर रहे हैं कि जैसे आदिवासी जो लोग हैं वो अपने हकों की लड़ाई लड़ते हैं, जब वो उनकी लड़ाई भी यही और हमारी भी यही है। आप लोग एक ही बात बोलते हो कि हमें रोटी बेटी और माटी, हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं वो भी यही बोलते हैं कि जल जंगल जमीन और जानवर, इन 5 चीजों के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों को होना चाहिए। मतलब कि यही मांग आपकी है और यही मांग हमारी है, लेकिन अब यहां पर हम क्या हैं कि हम संख्या में थोड़े होते हैं इकट्ठा, इसीलिए हम मांग करते हैं। जिस दिन अब जरूरत है कि हम अपनी संख्या को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाएं, हम लोगों को जागरूक कैसे करें कि आपके पास असली ताकत है। क्योंकि अगर देश की जनता जागरूक हो गई तो फिर वो मांग नहीं करेंगे, फिर वो आदेश देंगे कि इस धरती के असली मालिक हम हैं। और वही आदेश देने के लिए हम लगातार दर दर भटक रहे हैं, अन्य राज्यों में अन्य प्रांतों में जा रहे हैं और लोगों को यह एहसास करवाते हैं कि भाई आप ही असली मालिक हो। जिनको हम मालिक समझकर चुनकर भेजते हैं वो मालिक नहीं है, वो हम अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजते हैं और उनको अपनी जेब से तनख्वाह देते हैं, वो नौकर हैं हमारे। और जब हम अपने अधिकारों को लेकर जब हम बातें करते हैं तो हम वो आदेश नहीं देते उनको, हम उनके सामने भीख मांगते हैं, मांग करते हैं। इसीलिए आदेश देने के ऊपर हमने आना है और आप लोग लगातार वो काम कर रहे हो। अब बात क्या है कि अगर झारखंड के लोग
मतलब झारखंड के अंदर जो आदिवासी लोग हैं, अगर आप अपने यहां पर अपने क्षेत्र में बैठकर आवाज उठाते रहोगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। और आप लोग लगातार देख भी रहे हो, आप लोगों की कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप लोगों को वहां पर हरियाणा में या पूरे देश के अंदर प्रचारित किया जाएगा कि ये तो नक्सली लोग हैं। समझना इस बात को आप, कि पूरे के पूरे भारत में आपको दुष्प्रचार किया जाएगा आप लोगों का कि ये तो नक्सली लोग हैं और ये सरकारों के विरोध में खड़े हैं, ऐसा करके दुष्प्रचार करेंगे। लेकिन अगर जो हमने आदेश देना है और अपने हक लेने हैं तो हम एक ही बात बोलते हैं कि अगर समस्या झारखंड के लोगों पर आएगी तो हरियाणा से आवाज उठनी चाहिए, पंजाब से आवाज उठनी चाहिए। और जब पंजाब और हरियाणा के लोगों के ऊपर कोई समस्या आएगी तो आवाज झारखंड की धरती से उठनी चाहिए। अकेले करके ना झारखंड बच पाएगा, ना हरियाणा बच पाएगा, भारत का कोई भी राज्य नहीं बच पाएगा अगर हम अकेले अकेले अपनी संघर्ष, अपनी लड़ाई लड़ते रहे तो। अंग्रेजों से एक बात सुनने में मिलती थी, जो हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग जो हमारे को बोलते हैं कि अंग्रेज एक ही पॉलिसी के ऊपर काम करते थे, फूट डालो राज करो की नीति, एक ही नीति थी और वो लगातार देश के लोगों को बांटने का काम करती थी। लेकिन आज के तथाकथित ये जो काले अंग्रेज सत्ताओं के अंदर बैठे हैं, ये भी यही बांटने का काम करते हैं। कर रहे या नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को आदिवासी नॉन आदिवासी करके लड़वाया जाएगा, नक्सली आप लोगों को। जब आप लोगों को अपने हक नहीं मिलेंगे, आप अपने रोटी बेटी और माटी के लिए जब आप संघर्ष करोगे, अपने जंगल को बचाने की जब आप बात करोगे, और जब सरकार आपको जबरदस्ती रौंदेगी जैसा कि अब हसदेव के अंदर चला हुआ है, तो कुछ नौजवान वहां से निकलेंगे फिर कि भाई आप हमारे जंगलों को काटने पर तुले हुए हो, हम क्यों काटने दें। और जब सरकार उनको रोनती जाएगी तो फिर वो मजबूरी में आके हथियार उठाएंगे और हथियार उठाते ही वो नक्सलवाद का उनके पास वो प्रोपेगेंडा तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो लोग चाहते ही ये है कि ये कब हथियार उठाएं। यही चाहते हैं वो कि एक के हाथ में हथियार देकर आप पूरे देश में इनको दुष्प्रचारित कर दो कि ये लोग तो सरकारों का विरोध करते हैं, ये लोग तो सेना के ऊपर अटैक करते हैं। बात क्या है कि अभी का जो संघर्ष है या जो हमने जो जीत हासिल करनी है, वो अब की लड़ाई ना तो तीर की है, ना तोप की है, ना तलवार की है। हथियारों से अब लड़ाई नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि अगर हथियारों को हम देखें, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको सीखिए मत, अपनी परंपराओं को जीवित रखिए। जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को जो कलाएं सिखाई हैं उसको जीवित रखिए, वो हमारे रोम में, मतलब हमारे डीएनए में बसनी चाहिए। लेकिन अगर अब सरकारों से लड़ना है तो पूरे देश को एक यूनिटी में आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध करके हम लड़ाई नहीं जीत सकते। सरकारों को तो हमने आदेश देना पड़ेगा, लेकिन अपने भाईचारे को, अपने समाज को, अपने गांवों को, अपने राज्यों को, अपने देश को एक करने पे हमें आना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जब हम जाते हैं, आदिवासी समाज में भी हम जाते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि हम हर तरीके से संघर्ष करके देख चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। मतलब ये रियल ओनर ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, भारत के असली मालिक ऐसे बोलते हैं। तो बात क्या है कि अभी हमें समझ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब ज्ञान युद्ध है। ज्ञान से ही ये लड़ाई जीती जाएगी। अगर हम ज्ञान को परे रखें और हम ये सोचते हैं कि हम इस लड़ाई को लड़ लेंगे, तो ये अभी हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर हथियारों की बात करें तो हमसे बहुत बड़े बड़े हथियार उनके पास हैं, हमारी तो रीच में भी, पहुंच में भी नहीं है। तो समझ की लड़ाई है, ज्ञान के साथ ही ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारत को एक सूत्र में बांधा जाए। अब आप लोगों को यहां पर लड़वाएंगे आदिवासी नॉन आदिवासी के नाम पर। अगर हरियाणा में के लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे तो वहां पर लड़वाएंगे जाट नॉन जाट के नाम पर। अगर वही लड़ाई सिख पंजाब के लोग लड़ेंगे तो वहां पर सिख नॉन सिख के नाम पर लड़वाएंगे। अगर वही लड़ाई गुजरात के आदिवासी एरिया के लोग लड़ेंगे तो वहां पर पटेल नॉन पटेल के नाम से कहीं पर कोई खेल खेला जाएगा और उनके साथ वही काम हो जाएगा, उनको भी आपस में बांट दिया जाएगा। वही लड़ाई अगर अपने हकों की लड़ाई अगर महाराष्ट्र के लोग उठाएंगे, अपने हकों की आवाज उठाएंगे, तो उनको मराठा नॉन मराठा करके रगड़ दिया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर हम प्रांतों में बंटकर
हम छोटे छोटे गुटों में अपने संप्रदायों में बंटकर अगर हम लड़ाई लड़ने चलेंगे तो इस तंत्र के पास हमें बदनाम करने का पूरे के पूरे हथियार मौजूद हैं। क्योंकि मीडिया तंत्र हमारे कब्जे में नहीं है और ना कभी हमारे कब्जे में आएगा। मीडिया को चलाने वाली कॉरपोरेट कंपनियां हैं, वही कॉरपोरेट कंपनियां जो सरकारों को चलाती हैं, वही कॉरपोरेट कंपनियां जो आपके जल जंगल जमीन और जानवर के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इनडायरेक्ट तौर पर ये कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट के बीच में है, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल के बीच में है। हम ही तो हैं नॉन जुडिशियल। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कॉरपोरेट नॉन कॉरपोरेट के अंदर है, ये लड़ाई जुडिशियल नॉन जुडिशियल के अंदर है। इसके लिए हमें अब एक सूत्र में आना पड़ेगा। हमें अब जात से भी ऊपर उठना है, हमें अभी संप्रदाय से भी ऊपर उठना है, हमें अभी तथाकथित धर्म से भी ऊपर उठना है। हमें अभी एक ही धर्म पे आना पड़ेगा जिसका नाम है मानवता। इससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपनी फसलों और नस्लों की लड़ाई हरियाणा जो दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर जो पिछले 13 महीने जो 2020 में जो आंदोलन चला था, उसमें एक ही बात थी कि ये फसल और नस्ल की लड़ाई है। और पिछले 10 महीने से अभी पंजाब के बॉर्डरों, हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर किसान अब भी धरने पर बैठे हुए हैं और अब भी यही बात है, अब भी यही अपने मुद्दे लेकर बैठे हैं कि जो लड़ाई है ये फसल और नस्ल की लड़ाई है। ये फसल और नस्ल की लड़ाई वही है जो रोटी बेटी और माटी की है। मतलब ये संघर्ष हर जगह जारी है, लेकिन भारत के लोग जो असली मालिक हैं वो अब क्या हो चुके हैं कि वो अपने आप में बंटते जा रहे हैं और इन तथाकथित सरकारों का हम शिकार हो रहे हैं। अभी हमें एक होना पड़ेगा। अब पंजाब के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का सपोर्ट इस झारखंड की धरती से होना चाहिए। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पिछले 22 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं अपने उसी खेत की लड़ाई को लेकर कि हमारी फसलों के उचित दाम मिलने चाहिए। आप लोग कौन होते हो? आप तो कॉरपोरेट जगत कोई भी अपनी वस्तु बनाता है तो उस वस्तु को वो एमआरपी के ऊपर बेचता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर, और जो किसान के खेत से जो फसल निकलती है उस फसल को वो उसकी एमएसपी भी नहीं है। यही तो हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि उस आंदोलन की बात मीडिया हाउसों में नहीं चलेगी। अगर मीडिया हाउसों में उसकी बात नहीं चलेगी तो झारखंड के लोगों के तक वो आवाज पहुंचाने वाला कौन है? और जब झारखंड के लोग जो 18-19 में यहां पर जो खूंटी जिले में जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनकी आवाज वहां पर कौन पहुंचा रहा था? कोई था क्या पहुंचाने वाला? मतलब क्या है कि हमारे को बांटा गया है, इसीलिए हम आप लोगों से आपसी संबंध बनाने के लिए आए हैं, ताकि पता चले कि झारखंड के लोगों के ऊपर किस किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और झारखंड के लोगों को पता चले कि अन्य देश के प्रांतों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। हमें एक सूत्र में आना पड़ेगा, एक माला के मोती हमें बनना पड़ेगा अगर हमने इस देश को बचाना है। वरना आपकी जमीन के ऊपर, आपके जंगलों के ऊपर, आपके परिवारों के, आपकी रोटी बेटी और माटी के ऊपर उन सरकारों की सीधी तौर पर निगाह है। सरकारों की भी ना कहें, उन पूंजीपतियों की, क्योंकि आप रियल ओनर हो, आप ही देश के असली मालिक हो। और इसीलिए अगर आप देश के मालिक हो तो आपके जो यहां पर जो खदानें चल रही हैं, जो अवैध खनन चल रहे हैं, ये तथाकथित सरकारें, अवैध खनन का मतलब क्या है कि क्या कि कहीं पर भी खनन करने के लिए हमने किसी को मंजूरी दी है? आपसे पूछा गया है कि हम यहां पर खदान चालू करें या ना करें? कभी भी नहीं पूछा गया। तो वो वैध है या अवैध है, वो सत्ता में बैठकर उसका आदेश देते हैं कि हमने फलानी कंपनी को इसकी लीज एग्रीमेंट, हम इसके नाम लीज कर देते हैं और ये यहां पर अपना खनन करेंगे। हमने तो उनको अधिकार नहीं दिया ना। तो वो सीधे तौर पर इल्लीगल काम कर रहे हैं, अवैध कर रहे हैं। इसीलिए हमें पता नहीं है कि हम असली मालिक हैं। हमें उनको आदेश देना पड़ेगा कि ग्राम सभा के माध्यम से भी, और आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से जैसे आप संघर्ष कर सकते हो, उनको सीधे तौर पर आदेश ही देना पड़ेगा कि आप होते कौन हो हमारे जमीन से हमारे खनिजों को निकालने वाले। ये संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये संघर्ष भी ऐसे नहीं है कि हम जाकर और ये बोले कि हमने एक बीच में टक्कर, भाई एक दीवार गिरानी है, और अगर दीवार गिरानी है तो दीवार को गिराने के लिए पहले हमारे पास संसाधन होने चाहिए, उतनी ताकत भी होनी चाहिए, वो एनर्जी भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास वो ताकत नहीं है और 10 लोग जाके ये बोले कि हमने ये दीवार गिरानी है, तो जब हम दीवार में जाके टक्कर मारेंगे तो हमारा ही सिर फूटेगा।
अपनी जो ताकत है वो ताकत एकता की है। एक हो जाइए, अगर एक नहीं होंगे तो हमें ये बांटते जाएंगे और हमारे में फूट डाल के ऐसे ही राज करते जाएंगे, और हमारी रोटी बेटी और माटी जो आप लोग बोलते हो, इसके ऊपर सीधा सीधा सा खतरा है। क्योंकि सबसे जो कीमती चीज है वो माटी ही है। इस माटी के बगैर जीवन भी नहीं है, और इस माटी के अलावा कहीं से कुछ नहीं आता। हम अपने जीवन में जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, वो चाहे कुछ भी है, वो सब की सब इस माटी से ही निकलती है। आप लोग हमसे बेहतर जानते हो। तो इस माटी के ऊपर उनको पता है कि अगर मानव के ऊपर कंट्रोल करना है तो उसका सीधा सीधा सा कंट्रोल एक ही है कि उसके पेट के ऊपर कंट्रोल कर ले। पेट के ऊपर की बात है कि उसकी रोटी को ऊपर कंट्रोल कर ले। कितनी खूबसूरती से अपने अपना देखा है कि हमारी जड़ें क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं। ऐसे ही नहीं कहा ना आप लोगों ने कि ये रोटी बेटी और माटी की लड़ाई है। मतलब रोटी का मतलब पेट के ऊपर, भूख के ऊपर नियंत्रण करना, और अगर इंसानों के ऊपर कंट्रोल करना है तो साफ सीधी सी एक ही बात है कि रोटी के ऊपर कंट्रोल कर ले। और रोटी के ऊपर कंट्रोल तब होगा जब जमीनों के ऊपर, माटी के ऊपर कंट्रोल होगा। ये सब के सब पूंजीपति लोग ये वही काम करना चाहते हैं जो अमेरिका में किया है। अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो मूल निवासी लगभग समाप्त हो चुके हैं, 1.5 से 2% बचे हैं। और भारत के अंदर जो मूल निवासी हैं वो मात्र और मात्र 8% बचे हैं। जो सरकार के कंट्रोल में चले गए वो मूल निवासी नहीं है। ये तो आप जानते ही हो। अब इसी विषय के ऊपर मैं निवेदन करूंगा भाई डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा से, जो पूरे देश में जागृति का अभियान चलाए हुए हैं, कि वो आए और वो अपनी बात रखें। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी। धन्यवाद रविंद्र भाई। जय जोहार। आप लोग इकट्ठे हुए इस मकसद से कि आपकी लड़ाई में हम शामिल हो सकें, और हम यहां आपके बीच आए कि हमारी लड़ाई में आप शामिल हो सकें। हम दोनों एक हैं या अलग हैं, पहले यह समझ लें। और अगर एक ही हैं और हमारी लड़ाई एक है या अलग है, यह समझ लें। वो भी अगर एक ही है तो फिर हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं, यह समझ लें। अगर यह खेल समझ आ गया तो फिर बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है, फिर बहुत दूर नहीं है कि जब हम असली मकसद तक पहुंच जाएंगे, जिसका सपना हमारे आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था। वो जो बात आप बोलते हो रोटी बेटी और माटी को बचाने की, उसमें माटी बच जाएगी तो रोटी भी बच जाएगी, और ये दोनों बचाने के साथ साथ अगर आपको बीज बचाना है तो उसके लिए बेटी बचानी होगी। आपकी बेटी बचाने वाली लड़ाई को ही वो जो दिल्ली में बैठा है अंबानी का पालतू, वो भी बोलता है ना बेटी बचाओ। असल में उसका आपका मतलब होता है बेटी बचानी है उनसे। वो भी यही कहता है कि हमसे बचाओ, उनसे बचाना है बेटी को, अपनी बेटी को उनसे बचाना है। कैसे बचाना है? आप सबसे ज्यादा दुखी किससे हो? अगर आपसे पूछा जाए, आदिवासियों से, हमसे पूछा जाए हम किससे दुखी हैं, तो पता चलता है प्राइवेट कंपनियों से दुखी हैं। क्यों जी? किससे दुखी है? प्राइवेट कंपनियों से। उनका हथियार क्या है प्राइवेट कंपनियों का? पैसा। उनका हथियार एक ही है, पैसा। हमारा हथियार हमारी एकता, उनका हथियार उनका पैसा। वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके, वो अपने हथियार का इस्तेमाल करके हमारे हथियार को तोड़ते हैं। वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके हमारी एकता को तोड़ते हैं। नहीं तोड़ते? इसको समझना पड़ेगा। ये पानी की बोतल कौन लेके आया? आप लेके आए। पैसा किसको गया? कंपनी को गया। अपने हाथ से मजबूत कर रहे हो ना उनको। आपने ये सोचा कि देवेंद्र भाई आएंगे, उनके लिए पानी लेके जाते हैं। आदिवासियों को ने जब अपना नियम खुद तोड़ना शुरू कर दिया तो आदिवासी कैसे बचेगा?
आदिवासी का नियम है कि जो चीज कुदरत ने, परमात्मा ने फ्री दी है, जो मुफ्त में मिली है, उसका कोई दाम नहीं लेना, यही सिखाया गया। आदिवासी मानता है परमात्मा के नियम को। परमात्मा का नियम क्या है कि कोई किसी को क्या देगा, जो भी देगा वो खुदा देगा, यही है ना। यानी कोई किसी को नहीं दे सकता है, मांगना नहीं है, हमारा रिवाज है। और ये आपका भी होगा, मुझे पूरा यकीन है। हमारे गांव में ये रिवाज है कि अगर पड़ोसी के घर में कोई नया खाना, कोई नई डिश बनाई हो, तो वो देने के लिए, साझा करने के लिए वो अगर हमें दे जाए अपने बर्तन में, तो जब उसका बर्तन लौटाना होता है तो खाली बर्तन देते हैं क्या? हम नहीं देते कभी भी। वो खाली बर्तन ना देने का मतलब यही होता है कि हम जो भी खाएंगे मिल बांट कर खाएंगे, ना हम तुम्हारा खाएंगे ना तुम हमारा खाओगे। वो जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, और जो तुम्हारा है वो मेरा भी है। यानी हम सब का है, क्योंकि हम अकेले इस धरती पर नहीं रहते हैं। और वो ना सिर्फ आदमी इंसानों का है, बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर जीव, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, सबका है। यही कहते हैं ना हम लोग। अब इन्होंने क्या कहा, जो पूंजीपति लोग हैं ये क्या कहते हैं कि हम तुमको एक कागज देंगे, तुमने अगर वो कागज बनवा लिया तो हम तुमको हर महीने कुछ पैसा भी देंगे। उसका नाम आधार कार्ड है। जो अपने आप को सरकार बोलता है, जो अपने आप को इस धरती का मालिक बोलता है, ओनर ऑफ इंडिया बोलता है, यदि वो कुछ पैसे लेने के लिए अगर वो अपना वो कार्ड बनवा लेगा, आधार कार्ड, तो उसी दिन उनके सिस्टम में एंटर कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? उन्हीं के सिस्टम में आ जाएगा ना। अब वो जो सरकार था, जो मालिक था, जो देने वाला था, अब वो कटोरा उठा के मांगने चलेगा। और जैसे ही मांगने चलेगा, अब आपकी गर्दन उनके हाथों में। क्यों? क्योंकि देखो, ध्यान देना इस बात के ऊपर, आपके पास पैसा ज्यादा है या उनके पास पैसा ज्यादा है? आप उनसे पैसा लेकर उनसे अमीर हो सकते हो, उनसे पैसा मांगकर उनसे अमीर तो नहीं हो सकते, उनसे ज्यादा पैसा तो नहीं आ सकता। हां, उनसे पैसा लेकर अपनी जमीन जरूर उनको दे सकते हो, अपने जंगल जरूर उनके हाथ में बांट सकते हो। जब आप इकट्ठे होंगे तो वो देख लेंगे कि ये सब तो इकट्ठे हो गए, अब इनको कैसे तोड़ा जाए। फिर वो दिल्ली से किसी आदमी को बुलाएंगे। अब हमारे जैसा कोई आदमी दिल्ली से आए और आकर आपको कहे कि हम तुम्हारे लिए कोई स्कीम लेकर आए हैं और तुम्हें उस स्कीम में डालेंगे, तो सारे आदिवासी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बोलेंगे दिल्ली से कोई बाबू आया है, वो ऐसा ऐसा करके बोल रहा है। तो कुछ आदिवासियों के समूह में समझदार से लोग बताएंगे, इनके जाल में मत फंसना, ये पैसे वाले लोग ये बहुत जल्दी धीरे धीरे हमारे घरों में, हमारे गांवों में, हमारे जंगलों में घुसकर हमारे जंगलों को काटने का काम करते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। समझा देंगे ना? कोई बात नहीं, बिना लाइट के चल जाएगा। हमारे बीच के लोग समझा देंगे, समझ में भी आ जाएगा ना समझ। जब लाइट आ जाएगी तो मुझे बता देना, तब तक हम इनके बीच में जाते हैं ताकि सबको आवाज सुने, है ना? सुनाई दे रहा है? अभी और बीच में आ जाएंगे। अच्छा है, दूर से नहीं बोलेंगे मेरे को। तो हमारे आदिवासियों के बीच के लोग एक दूसरे को बताएंगे कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये लोग पैसा लूट लेते हैं, पैसे का लालच दे करके आपकी जमीनें लूट लेते हैं, आपका जंगल लूट लेते हैं। अच्छा, समझा देंगे तो फिर आप सारे इकट्ठा होकर उस दिल्ली से आए आदमी को निकाल दोगे कि निकलो यहां से, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई स्कीम नहीं चाहिए। बोलेंगे ऐसा तो नहीं है। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो पकड़ेंगे किसी को, आप में से कोई अच्छा सा सुथरे से अच्छे से कपड़े पहनने वाला, नया मोबाइल जिसको चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए या कुछ और चाहिए, फिर आप उसको पकड़ोगे, है ना? फिर वो उनको पकड़ेगा, नहीं चला।
फिर वो उनको पकड़ेगा जिसको पैसा चाहिए। जो थोड़ा सा नया मॉडर्न साल बच्चा होता है ना हमारे बीच का, वो बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, उसको पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे तुझे क्या चाहिए, तुझे ये चाहिए ना, बस तुझे कुछ नहीं करना है, पूरे गांव में 100 लोगों का आधार कार्ड बनवाने हैं, 100 लोगों का ये बनवाना है, तुमको ये बनवाना है, तुमको ये मोबाइल मिल जाएगा, तुमको ये होता है कि नहीं होता आपके बीच में ऐसा? यही होता है, क्योंकि आप बाहर से आए आदमी से तो लड़ सकते हो, उसको तो बोल सकते हो निकल यहां से, दफा हो जा। अपने बीच के दुश्मन से कैसे बचोगे? वो आपके बीच में आपका दुश्मन खड़ा कर देते हैं। ये पानी की बोतल बेचने वाला आपके आदिवासी इलाके में भी है क्या? नहीं है? है? वो कौन है? आपका आदिवासी ही है क्या? तो समझ लो, यानी उस कंपनी का दलाल आपके बीच में बिठा दिया उन्होंने। पेस्टिसाइड बेचने वाला, यूरिया बेचने वाला, अंग्रेजी दवाई बेचने वाला, अंग्रेजी जूते बेचने वाला, ये सब काम करने वाला कौन है? वो हमारे बीच का आदमी। फिर आप अपनी सड़कें नहीं बनने दोगे। आपको मालूम है कि जहां जहां सड़कें बनेंगी वहां वहां कंपनी आएगी, जहां जहां कंपनी आएगी वहां वहां शोषण होगा, जहां जहां शोषण होगा वहां वहां आपकी बेटी, रोटी, माटी सब चली जाएगी, जल, जंगल, जमीन सब खत्म हो जाएगा, सब आपको मालूम है। इसलिए आप सड़कें नहीं बनने दोगे, उनको पता है। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो आपके गांव में एक एनजीओ लेके आएंगे। वो एनजीओ वाला बोलेगा तुम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, पढ़ा दो इनको, पढ़ाओगे लिखाओगे तो कल को ये अफसर बनेंगे। आप सोचोगे कि हमारा बेटा अफसर बनेगा, हमारा बच्चा अफसर बनेगा तो हमको बचाएगा, हमको दुनिया के षड्यंत्र समझाएगा पढ़ लिख करके। आप अपने बच्चे को पढ़ा देते हो, पढ़ाने के बाद आपका बच्चा एसडीएम या डीसी बन जाता है। या फिर जिस दिन आपकी ये द्रौपदी मुर्मू बनी थी ना, राष्ट्रपति बनी थी, जिस दिन ये राष्ट्रपति बनी थी, मैंने अपने फेसबुक पर लिखा था अब आदिवासियों की खैर नहीं, क्योंकि अब उन्होंने सबसे बड़ी पद पर कौन बिठा दिया? आदिवासी। राजनीति का यह खेल होता है मित्रों, आपको समझना पड़ेगा भाई बहनों कि यह खेल होता है राजनीति का। जिसकी जात खत्म करनी होती है उसके बीच के आदमी को सबसे ऊंचे वाली कुर्सी पर बिठाना पड़ता है। चाहे झारखंड को बर्बाद करने के लिए शिबू सोरेन के बाद में शिबू सोरेन के बेटे को बिठाना हो सीएम की कुर्सी पर, ठीक है? चाहे आपको क्या लगता है बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाकर ये बिरसा मुंडा की विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं? बिरसा मुंडा की विरासत को बचाने का काम नहीं, बल्कि बिरसा मुंडा को मानने वाले, उसको जानने वाले और उसके आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने का काम करते हैं। हम लोग अपने लोगों की, जो हमारे पुरखे होते हैं, हम उनकी मूर्तियां कभी नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते ना। आदिवासी लोग जिनको पूजते हैं उनकी मूर्ति नहीं बनाते हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनके आदर्शों का पालन करते हैं। लेकिन ये लोग जिनको खत्म करना चाहते हैं उनकी मूर्तियां बना देते हैं। जिस जात को खत्म करना है उसके चौधरी को, उसके हेड को, उसके एक आदमी को बिठा करके वहां बिठा देते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू आपके आदिवासी इलाके में आएगी और वो कहेंगे अरे तुम्हारी आदिवासी सबसे बड़ी पहली महिला है, उसके लिए सड़क नहीं बनवाओगे? और फिर आदिवासी खुद लग के अपने आप वो तारकोल पे मेहनत करके खुद सड़क बनाएंगे अपने जंगल में कि हमारी बेटी आ रही है, और फिर उनकी कंपनियों की एंट्री आपके जंगलों में हो जाएगी। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर कुछ बोलेंगे कि हम तो एसी भारत सरकार वाले भारत सरकार हैं, कुछ बोलेंगे हम पाड़ा सरकार वाली भारत सरकार हैं। फिर आप दो हिस्सों में बट जाओगे, दो हिस्सों में बटे हुए लोगों को तो जब मर्जी लपटा लो, क्योंकि आप उनके दुश्मन, वो आपके दुश्मन। क्यों जी? लेकिन असल में बात तो मुझे लगता नहीं है कि आप कुछ अलग कर रहे हो। जब मैं बात करता हूं और सुनता हूं, मैं जनता सरकार मोर्चा की बात सुनता हूं, वो भी यही कह रहा है कि जल, जंगल, जमीन बचाओ। जब मैं आदिवासी की बात करता हूं तो वो भी यही कह रहा है। तो फिर ये जल, जंगल, जमीन बच क्यों नहीं रहा? देखो सवाल ये है, इकट्ठे होने से बात नहीं बनेगी। इकट्ठे होकर के उस सोच को
बड़े लेवल पर दूर दूर तक लेकर जाने से बात बनेगी। जब आदिवासी की बात दिल्ली के नजदीक बैठा आदमी करेगा और दिल्ली के नजदीक के आदमी की बात आदिवासी करेगा, तब उनको पता चलेगा कि पश्चिमी बंगाल से लेकर के सिक्किम, आसाम से लेकर के मणिपुर से लेकर और दिल्ली तक और जम्मू कश्मीर तक सब एक भारत है। भारत कोई झारखंड में, अकेला झारखंड में थोड़ी भारत सरकार है, हमारे हरियाणा में भी तो भारत सरकार है। हम भी तो कबीलियाई लोग हैं, हम भी कबीलों में रहने वाले लोग हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी जल जंगल जमीन से ही चलती है, हम भी जंगल के। लेकिन उन्होंने क्या खेल देखा? उन्होंने देखा ये बंगाल के लोग हैं ना, जो आप भी तो बंगाल के ही लोग हो ना, पता है ना आपको कि नहीं पता? बंगाल के लोग हो आप। बंगाल ये सबसे पहले कलकत्ता में आए थे। जो अंग्रेज लोग हैं ना, जो कंपनियां हैं, वो सबसे पहले कहां आई थी? कलकत्ता में। यहां के लोग अपने मसाले, अपनी जड़ी बूटियां, जंगल में होने वाली पैदावार जो कि बेशकीमती थी, आदमी को बीमार नहीं होने देती थी, ताकतवर रखती थी, वो लोग अपने आप को मजबूत रखते थे। और उन्होंने देखा कि ये गजब की चीजें हैं, यहां से लेकर जाते हैं। अंग्रेज यहां से लेकर जाते होते थे अपने वहां पर। उन्होंने देखा कि क्यों ना यहां पर पक्का अड्डा बना लिया जाए, तो कलकत्ता को ही राजधानी बना लिया। कलकत्ता के अंदर पैसे के माध्यम से हम लोगों को तोड़ना चालू किया। जब हमको तोड़ना चालू किया, उस वक्त कलकत्ता में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जब इन्होंने पहला कूटकरण भारतीय रुपए का किया था। और जब वो विद्रोह हुआ, तब इन्होंने देखा कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, इनको तोड़ना पड़ेगा। कलकत्ता से ही बिहार तोड़ा, कलकत्ता से ही उड़ीसा को तोड़ा, और बिहार से फिर ये झारखंड तोड़ा। बिहार से अलग होके बने ना, इसलिए आपको नहीं पता है कि आपकी जो मेन जो आपका जो स्टेट है वो वो बंगाल ही है। बंगाल से तोड़ा, मतलब कलकत्ता से नहीं, मतलब बंगाल से। अब ये बात जब समझ में आती है, जैसे हरियाणा और पंजाब को तोड़ दिया उन्होंने। हरियाणा और पंजाब में भी यही काम था। पहले उसका नाम अकेला पंजाब था, और पंजाब जो पाकिस्तान में पंजाब है वो पंजाब भी। और ये इनके काबू नहीं आ रहा था। जब ये इनके काबू नहीं आता है तो वो क्या करते हैं? उसके हिस्से तोड़ देते हैं। वो कहते हैं जितना हिस्सा काबू आ गया पहले इसको समेट लो, फिर इसको देख लेंगे। तो जब देखा कि बंगाल के लोग काबू नहीं आ रहे, ये झारखंड बिहार के लोग आदिवासी काबू नहीं आ रहे, तो इन्होंने कलकत्ता से बदलकर अपनी राजधानी दिल्ली के में कर ली। दिल्ली चले गए। इन्होंने देखा इनको अभी पड़े रहने देते हैं, अभी इनको छेड़ते नहीं है, इनको धीरे धीरे खत्म करेंगे, पहले दिल्ली वालों को खत्म करते हैं। तो दिल्ली के नजदीक जाकर उन्होंने सबसे पहले हमारे जंगल खत्म किए, हमारे पूरे गांव के गांव बर्बाद किए। हमको लोगों ने को यह बताया, अरे तुम तो गरीब लोग हो, ऐसा बताते हैं वो कहते हैं तुम्हारे तो कच्चे मकान हैं। अभी आप लोगों को भी लगा क्या पक्के मकान बनने चाहिए? आने लगा मन में? कभी कभी आता होगा किसी का पक्का मकान देखकर कि हमारे भी बनने चाहिए, क्योंकि आपको दिखाई दे, आपको बताया यह जा रहा है कि कच्चा मकान तो गरीब है और पक्का मकान वाला अमीर, ऐसा बताया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि पक्के मकान, कच्चे मकान में तो ना सर्दियों में दिक्कत होती है ना गर्मियों में दिक्कत होती है। अगर आप ले लोगे पक्का मकान बना लोगे तो गर्मियों में आपको पंखा भी चलाना पड़ेगा, एसी भी लगाना पड़ेगा, और सर्दियों में हीटर भी लगाना पड़ेगा। यदि आपका कच्चा मकान है तो आप अपने पशुओं को अपने साथ रख सकते हो, लेकिन पक्का मकान बना लिया तो आपको म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों जी? फिर आप वहां टॉयलेट बनाओगे, जब घर के अंदर पानी हो गया, घर के अंदर बिजली हो गई, घर के अंदर टॉयलेट हो गया, डंगर आपके पास बचा नहीं, तो अब आपको जंगल की जरूरत बचेगी? जब जंगल की जरूरत नहीं बचेगी तो बोलोगे काट देने दो ना, क्या दिक्कत है, फैक्ट्री बनेगी तो काम मिलेगा। यही बोलते हैं ना कि फैक्ट्री बनेगी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन मैंने आज तक किसी भी फैक्ट्री में वहां के लोगों को रोजगार पाते नहीं देखा। वहां जो रोजगार मिलता है वो कहीं दूर किसी ऐसी जगह से किसी आदमी को लाया जाता है जिसके लिए पैसा बहुत बड़ी बात होती है। एक बात समझ लेना, मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि आप हमारा अतीत हो, आप सब लोग ना हमारा अतीत हो। हम लोग आपके जैसे ही हुआ करते थे। आपके जैसे मतलब
ना कोई घर में बीमार हो रहा है, ना किसी डॉक्टर की जरूरत है, बच्चे पैदा करने के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। यही हो रहा है ना, यही होता है ना, अपने आदिवासियों का यही जीवन है। पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की असलियत में खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं रहती है, सामान के लिए जरूरत होती है। यदि आप अपने जल जंगल जमीन को बचा गए तो जो आपके पास है उसी के बदले आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना जंगल खो दिया फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर वही 85 करोड़ लोगों की तरह लाइन में लगकर भिखारी बनकर कटोरा उठाकर अनाज मांगना पड़ेगा। अगर अनाज के लिए भी आपको भीख मांगनी पड़ गई तो, अगर इनका पानी आ गया आपके यहां टूटी से, नल से पानी देने की बात करते हैं ना, ये उस नल से जो पानी देते हैं उसके अंदर फ्लोराइड डालते हैं। ये जो ये मोबाइल आपके हाथ में पकड़ाया हुआ है, ये मोबाइल नहीं है, ये कहीं आप इसको छोटा मोटी चीज समझते हो। ये कितना बड़ा हथियार है बताऊं आपको। आपके अंदर कोई है ऐसा बच्चा जो जिम में जाता है, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है कोई तगड़ा सा बच्चा? देखो कोई तगड़ा बंदा लेके आओ, निकालो यहां से, देखते हैं है कोई आदिवासी में जो लड़ने का माहिर हो? ढूंढो ना यार, एक आदमी भी नहीं लड़ने वाला, कुश्ती करने वाला, लड़ने वाला कोई है? आओ 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 आओ, देखो ये दादा, अब मैं इनको बताता हूं, मैं यह आपको दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। फोन है आपके पास? जी हाँ। कहां है? ये देखो फोन जेब में डाला कर घूम रहा है ये। अब ये फोन क्या करता है मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये अपने घर में जाकर चेक कर लेना। कहीं फिर ये मत कहना कि यहां पर आकर के ये बोलेंगे दादा कि पता नहीं क्या हुआ था वहां, तो घर पे देखता हूं। घर पे चेक करना, मेरी बात का यकीन मत करना, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। ऐसे हाथ करो इधर की तरफ सीधा, बिल्कुल। मैं इसको दबाऊंगा और ये दबने नहीं देंगे, पूरा जोर लगाना जितना दम है, ठीक है? देखूंगा कितना दूध पीता है, बकरी का पीता है कि गाय का, भैंस का पीता है कि किसका। भाई दम तो है बंदे में, ठीक है? अभी मैं ये मोबाइल इसकी जेब में डाल देता हूं, बस। अब इस मोबाइल ने इसके शरीर को टच किया और ये मोबाइल इसको चूसना स्टार्ट कर देगा। दोबारा करो, इसकी सारी ताकत मोबाइल छीन लेगा। अब ये रोक नहीं पाएगा अपने हाथ को। अब देखोगे मैं बिल्कुल हल्के से करूंगा और ये अपने आप छोड़। लगा पा रहे हो जोर? है? और किसी को भी करवाइए, नहीं तो यकीन नहीं करेंगे। जोर लग रहा है? नहीं। दोबारा करते हैं। चलो 2 उंगलियों से करता हूं, ठीक है? पूरा हाथ नहीं करता हूं, 2 उंगलियों से। ये 2 उंगलियों से भी नहीं रोक पाएगा। नहीं होता है। और की नहीं करवा लीजिए। अभी दोबारा देखो, अभी ये देखो, अभी मैंने फोन रख दिया है साइड में, अभी फिर से करके देखो, और फिर देखो कि जोर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लगाओ जोर। अब लग रहा है? जी हाँ। पता लगा ये कितनी खतरनाक चीज है? ये इनका हथियार है। जो आदमी यहां फोन लगाता है उसके दिमाग के आसपास रेडिएशंस का एक ऐसा जाल बनता है जो उसकी सोचने समझने की ताकत को खा जाता है। इसीलिए मोबाइल इस्तेमाल करने वाला आदमी अब आपको सारे उल्टे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा क्या? आपके आदिवासी इलाकों में सब उल्टे काम करने वाले बच्चे होने लग गए हैं जिसके हाथ में भी मोबाइल है। इससे बचाना होगा आपको। कैसे बचाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है आपको ये बताना कि वो आपके बीच कैसे आएंगे। वो आपके बीच, आप ही के बीच के आदमी को लेकर के आएंगे। वो कभी दुश्मन की शक्ल में नहीं आएंगे। अब वो ये कहेंगे मैं तो तुम्हारा ही आदमी हूं ना, मैं तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहूंगा, मैं तो तुम्हारा भला चाहूंगा। देखो अगर 2 पैसे बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है? बना लो ना आधार कार्ड, बनवा लो ड्राइविंग लाइसेंस, क्या दिक्कत है? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का मतलब क्या है पता है? हम क्या सोच रहे थे जनता सरकार मोर्चा वाले, मालूम है? हम सोच रहे थे कि एक दिन पूरे देश में समझे हुए 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे और वो 1 लाख लोग उस दिन ऐलान करेंगे कि हम मालिक हैं, और मालिक तुमसे परमिशन नहीं मांगेंगे। मालिक नौकर से परमिशन मांगता है क्या? नहीं मांगता है ना। तो मालिक को कोई पुलिस वाला रोक कर ये पूछ सकता है कि तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तुमको गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है? पूछ सकता है क्या? नहीं पूछ सकता।
मालिक को अपनी गाड़ी के ऊपर उनकी दी हुई नंबर प्लेट लगाने की जरूरत है क्या? तो जितनी गाड़ियां हमारी होंगी उन 1,00,000 लोगों की, किसी भी गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं होगा और किसी के ऊपर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाएगा। जाओ तुम्हारा आधार कार्ड तुमको वापस करते हैं। पर 1,00,000 लोग इकट्ठे करना महाभारत है। पर मुझे लगता है अगर आदिवासियों के बीच जाएं तो 1,00,000 लोग पहले से ही तैयार बैठे होंगे। क्यों? हो सकता है, हो सकता है ना। अगर बात हसदेव की करें, हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए हम झारखंड के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको क्या लग रहा है कि अभी तो उधर चल रहा है ना, हम तो ठीक है अभी हमको ऐसा लगता है। लेकिन आप भूल रहे हो, जंगल के एक कोने में आग लगी हो, अगर उसको ना काटा जाए बीच में से तो सारे जंगल को जलाकर वो नाश करेगी ना। इसीलिए गड्ढे खोदे जाते हैं ना कि कम से कम इससे आगे आग ना जाए, यहीं पर रह जाए। ये गड्ढा हम आदमियों के केस में भी खोद सकते हैं क्या? कि भाई इधर गड्ढा खोद देते हैं, इधर वाले आदमियों का, इधर वाले आदिवासियों का नाश हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, बच जाएंगे। हो सकता है ऐसा? ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आदिवासी हो या हम जैसे लोग जो दोबारा से अपने देश के अंदर अपना मालिकाना हक पाने की इच्छा रखने वाले लोग हों। मैंने आपको कहा आप हमारे पुरखे की तरह हो, यानी हमारा इतिहास हो आप लोग, हम बिल्कुल आपके जैसे ही थे। मैंने अपना बचपन जब देखा है तो अपने माता पिता को बिल्कुल आप ही के जैसे देखा है, जिनके सर से पगड़ी नहीं जाती थी, जो सर पे कोई ना कोई पगड़ी बांध कर रखते थे। जिसने सर पे पगड़ी बांधी हुई है उसको कोई हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कानून के अंदर है, जरूरत ही नहीं है। जिसने अपनी पारंपरिक पगड़ी पहनी है वो, उसको हेलमेट की जरूरत नहीं है, उसको कोई कानून मानने की जरूरत नहीं है। कानून मानने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम कुदरत का कानून मानने वाले लोग हैं। लेकिन पंगा ये हो गया, हम लोगों ने ही कुदरत के कानून तोड़ना चालू कर दिया। सबसे पहला तो सबूत मैंने अभी बताया, पानी भी मोल का खरीद रहे हो तुम। हम लोग अगर पानी भी अगर खरीद कर पी रहे हैं तो पहला कानून तो यही तोड़ दिया ना हमने कुदरत का। और दूसरी बात, अपने जीवन को जितना भी इनके ऊपर निर्भर रखेंगे उतना ही हम कमजोर होते जाएंगे। जितना एक दूसरे के साथ मिलकर चलते जाएंगे उतना ही मजबूत होते जाएंगे। इसीलिए अगर किसी चीज को मजबूत करने की जरूरत है तो वो है ग्राम सभा। किसको? ग्राम सभा का मालूम है सभी को? किस किस को नहीं पता है? सबको मालूम है। जब आप सबको मालूम है तो फिर यहां पर ये लोगों का राज कैसे चल सकता है? फिर हमारा राज क्यों नहीं है? क्योंकि हम अलग अलग बटे हुए हैं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम मिलकर कुदरत के उस कानून की स्थापना दोबारा से कर सके? हो सकता है क्या? दिल्ली के पास तो हम कर देंगे, इधर को आप लोग कर दोगे? बंगाल वालों से भी जाके बात कर आएंगे, उधर वाले राजस्थान वाले भी तैयार हैं। राजस्थान वाले भी आते हैं ना इधर, अनूप मंडल वाले भी आते हैं, है ना, और भारत सरकार वाले भी आते हैं, केसरी सिंह वाले, दोनों तरह के आते हैं। वो दोनों के दोनों अपने अपनी सरकार कायम करने के लिए तैयार हैं। रेडिएशन से भी मुक्त करना पड़ेगा अपना पूरा समाज। हमारे यहां पर कहां हुआ था वो, ये केस मैंने सुना था जहां, हाँ शायद वो उड़ीसा की बात है, कालाहांडी की। वहां सत्ता के अंदर बैठे लोग स्कूल खोलने के लिए आए थे। वो बोले स्कूल खुलेगा, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखेंगे। एक आदिवासी था कोई, उसने बोला स्कूल खुलेगा तो गुलाम बनेंगे तुम्हारे बच्चे, देख लेना फिर तुम। तो क्या करना चाहिए? तो स्कूल तोड़ दे। तो छैनी हथौड़ा लेकर स्कूल ही तोड़ दिया पूरा का पूरा कि जाओ तुम्हारी वाली पढ़ाई नहीं चाहिए। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमें इनके वाली पढ़ाई नहीं चाहिए, तो फिर जो हमारा जीवन जीने के लिए जरूरी है वो पढ़ाई सिखाने के लिए हमारे पास लोग हैं क्या? है क्या? आदिवासियों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है आज के समय में कि वो मालिक तो बनना चाहते हैं लेकिन अगली पीढ़ी को मालिक बनने की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। वो अपनी परंपराओं को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उन परंपराओं का मतलब क्या है वो नहीं बताना चाहते हैं। जैसे अभी हमारे वैद्य जी हैं,
और ऋषि जी वहां पर बैठे, हम खाना खा रहे थे अभी, तो वहां पर बात चल रही थी मेथी के ऊपर। तो हम बात, ये सिर्फ एक अभी की चली हुई बात बता रहा हूं मैं आपको। विष्णु भाई बोले, विष्णु भाई नहीं, वो गौरदा ने कहा कि मैंने अपनी मां से पूछा कि मेथी रात को क्यों नहीं देते हैं, सुबह ही क्यों देते हैं खाने में। वो बोला हमारी मां ऐसे देती थी तो हम भी ऐसे ही दे रहे हैं, नहीं मालूम है। तो उससे अगली जनरेशन कुछ सीख नहीं पाएगी। लेकिन फिर वैद्य जी ने हमको बताया कि भाई ये इसलिए देते हैं क्योंकि वो शुगर लेवल को डाउन करती है, शुगर को, ब्लड शुगर को डाउन करती है। तो रात को आदमी की शुगर डाउन ना हो जाए, जरूरत से ज्यादा डाउन ना हो जाए, इसलिए रात को नहीं देते हैं कि सोते सोते कोई दिक्कत आ जाए, इसलिए सुबह सुबह के खाने में या दोपहर के खाने में उसको शामिल किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि जो काम हम कर रहे हैं, जो परंपरा हम अपनी निभा रहे हैं, वो परंपरा का मतलब क्या है, क्या अगली पीढ़ी को हम समझा पाए हैं? नहीं समझा पाए हैं ना। लेकिन वो लोग तो मोबाइल देकर आपके बच्चों को बता रहे हैं कि ऐसे रील बनती है, ऐसे ये काम होते हैं, इस तरह से डांस होते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब डांस बार बनते हैं, ऐसे दारू पी जाती है, ऐसे नशा किया जाता है, इस तरह से अश्लील हरकतें करी जाती, वो तो सारी की सारी बता रहे हैं मोबाइल में। तो नई पीढ़ी को आप नहीं सिखा रहे हो, वो सिखा रहे हैं। तो आप कितने दिन तक बचा पाएंगे अपनी पीढ़ी को? यही हाल रहता है तो कितने दिन बचा पाएंगे? चैलेंज है, यह चुनौती है हम सबके सामने, बहुत बड़ी चुनौती। ये हम उसी दिन जाल में फंस जाएंगे जिस दिन 90% से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड इनके पास पहुंच गया, जिस दिन 70% से ज्यादा लोग अपने मोबाइल से पेमेंट करने लग गए। मोबाइल से गूगल पे कौन कौन करता है? कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। बस तुम सब तो ला गए लपेटे में भाई, नहीं बच सकते। अरे आदिवासी भी गूगल पे कर रहा है, बताओ, फिर तो फंसेगा ही फंसेगा। सोचो, हम भी कोशिश करते हैं अपना जो, मतलब अभी तो चलो समाज के काम करने लगे तब और बात थी, इससे पहले हम भी कोशिश करते कि अपना बैंक अकाउंट एक्सेस ना करें। गूगल पे और जी पे तो दूर की बात हुआ करती थी, और आप लोग उसको शौक से कर रहे हैं, नई पीढ़ी वाले। इसका मतलब क्या है कि आप असली धन से दूर होते जा रहे हो। कोशिश कीजिए अपनी परंपराओं को दोबारा से सहेजने की, और कोशिश कीजिए अपनी ग्राम सभा को मजबूत करने की। और ग्राम सभा को मजबूत करने का काम और अपनी परंपराओं को सहेजने का काम सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि आपके कबीलों में बैठे हुए जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ बैठ करके आज का नौजवान पहले सीखे उनसे कि ये जो आप करते थे ये क्यों करते थे, इसका क्या कारण था, इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इन्होंने बच्चों को और बुजुर्गों को दूर कर दिया, ये बहुत बड़ा कारण है हमारा अलग होने का। यही हो रहा है ना। और हम आधुनिकता की दौड़ में इस तरह से शामिल होते जा रहे हैं कि इन्हीं के दिए हुए जींस के कपड़े पहन रहे हैं, इन्हीं के दिए हुए ब्रांड के कपड़े जूते पहनते हैं, इन्हीं की दी हुई घड़ी पहन रहे हैं, इन्हीं का दिया हुआ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं का तो रिचार्ज करते हैं, इन्हीं की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं का पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं। अपना कुछ है ही नहीं है। जब अपना कुछ है ही नहीं है तो अकड़ का है कि भाई, नहीं समझे? अक्कड़ उसकी होगी ना जो मेरा है, जो मेरा होगा उसकी अक्कड़ होगी। मेरी धरती है, मैं इसे बचाऊंगा। बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस धरती पर पड़ने वाले कीटनाशकों को उससे बचाना होगा। इस धरती को, अंडरग्राउंड पानी खराब हो रहा है, फैक्ट्रियों के जरिए इसको रोकना होगा। अवैध खनन हो रहा है कोयले की खदानों का, इसको रोकना पड़ेगा। आपका कोयला चाहिए इनको, आपके जंगल चाहिए इनको किसी भी कीमत पर, इसलिए ये चाहते हैं कि आप यहां से विस्थापित हो जाओ, इसलिए चाहते हैं कि आप यहां से कहीं भी चले जाओ। ये जंगल दे दो और यहां तुम्हारे लिए मकान, फ्लैट बना देते हैं, एसी लगे हुए हैं, 24 घंटे की लाइट है, अभी दिखाई दे रहा है, बाद में कुछ नहीं मिलना। यहां एसी खराब हो गया तो ठीक करने वाला आदमी नहीं मिलेगा, लाइट चली गई तो आएगी नहीं, क्योंकि एक बार बस वहां से निकल जाओ बस तुम, बाकी तुमको तुम्हारी बर्बादी हम अपने हाथ से देख लेंगे। ये हमारे वहां हो चुका है, इसलिए बता रहा हूं मैं।
गांव के गांव बर्बाद हो चुके हैं। हर गांव के नजदीक एक फैक्ट्री लेकर के आएंगे, बोलेंगे कि तुम्हारी फैक्ट्री, अब फैक्ट्री आ गई है, अब यहां रोजगार मिलेगा। मेरे गांव में शुगर मिल आया था, मैं आपको बताता हूं। 15 साल तक मेरे गांव के लोग एमएलए एमपी के पीछे घूमते रहे, शुगर मिल लेकर आना है। मैं पूछता था उनसे, शुगर मिल की क्या जरूरत है? तो क्या बोलते थे वो जो मुझसे बड़े थे, वो बोलते थे शुगर मिल आएगा, हमारा गन्ना यहीं गिर जाया करेगा। अच्छा ओके, दूसरा हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। अब पता करता हूं, हमारे गांव का वहां पर चपड़ासी से आगे कोई नहीं है। एक ज्यादा से ज्यादा होगा तो कोई क्लर्क होगा, ना उस मिल के अंदर अफसर हमारा एरिया का है, ना उस मिल के अंदर कोई भी मैनेजमेंट का काम देखने वाला वहां का है। क्योंकि अगर उस फैक्ट्री में आसपास का कोई आदमी अफसरी वाली लाइन में हो गया तो सारे घोटालों की जांच पड़ताल करके उस एरिया के लोगों को बता देगा कि यह फैक्ट्री तुम्हारा कितना सत्यानाश कर रही है, कितना प्रदूषण फैला रही है, कितना गंदा पानी जमीन में बोर करके नीचे भेज रही है। और अंडरग्राउंड पानी, एक बार नीचे का पानी खराब हुआ और खराब हुआ, उसके बाद तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता कंपनी का पानी पीने के अलावा। क्यों? पानी इनके हाथ में तो आपकी जिंदगी इनके हाथ में। पानी और खाना, बस 2 चीजें इनके हाथ में चली जाओ, आपको कोई नहीं बचा सकता इनका गुलाम होने से। गुलामी से बचने का 2030 तक का दौर ये आखिरी दौर है। आप में से जो लोग अपनी जान की कुर्बानी लगाने को तैयार हों, जो अगली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हों, उनको अपनी कमर कस लेने का दौर है। 2030 तक सारे जंगलों को उजाड़ करके, सारे आदिवासियों को उजाड़ कर, उनके भोजन और उनकी पानी पर कब्जा करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आ रहा है। यहां बैठी सरकारों के जरिए झारखंड सशस्त्र बल, बिहार सशस्त्र बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बन रहे हैं। वो सशस्त्र बल जो है बंदूकें लेकर के निकलेंगे। आप अपना जंगल बचाने की लड़ाई लड़ोगे तो वो आपको ऐसे ही लपेट डालेंगे, पता भी नहीं चलेगा, गोलियों से भून डालेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने पहले भी भूना है, ऐसे काट डाला है। नहीं काटा है क्या? पहले भी काटा है, जिंदा काट दिया करते हैं, गर्दनों से काट दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको वो जंगल चाहिए किसी भी कीमत पर। यह एक तरीका है बस कि जब आप यहां से दिल्ली की तरफ कूच करो तो वहां दिल्ली में हम जैसे लोग पहले से बैठे हों तैयारी में कि आओ भाई, भाई आ रहे हैं वहां से, उधर वो बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उधर हम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जल जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई व्यापक तौर पर जनता सरकार मोर्चा लड़ने की तैयारी कर रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप जनता सरकार मोर्चा के बैनर के नीचे आओ, हम कहते हैं आप हमारे साथ आओ। जब आपको हमारी जरूरत हो तब आप कॉल देंगे, और जब हमें आपकी जरूरत हो तब आप कॉल देंगे। हो सकता है हमारा साथ में लड़ना संभव हो सकता है। यस थोड़ी बोलेंगे अंग्रेजों की अंग्रेजी बोलेंगे, हम जोहार बोलेंगे। हम अपना, हमारा एक ही नारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। एक दूसरा नारा है हमारा, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। यानी हम ही सरकार है, मालिक हम हैं, तुम उधर बैठे हुए नौकर हो। भारत की हुंकार है, जोश से बोलेंगे, भारत की हुंकार है, जय जोहार का नारा है। हो सकता है ये लड़ाई हम एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। यदि आपके इलाके में हम सब लोग मिलकर के एक रणनीति तैयार करेंगे, आपके यहां पर आपके नौजवानों को ट्रेनिंग देने के लिए, पूरा षड्यंत्र समझाने के लिए, बीज के मामले में क्या षड्यंत्र हुआ, कपड़ों के मामले में क्या षड्यंत्र हुआ, आपके खेती के मामले में क्या हुआ, डंगरों को जो इंजेक्शन लगते हैं इसका क्या खेल है, बच्चों को जो इंजेक्शन लगते हैं इसका क्या खेल है, स्कूलों में अपार आईडी बन रही है, स्कूलों में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो आप लोगों के साथ में आपके खेतों में जो जो पौधे लगाए जा रहे हैं। पहले तो जंगल काट देंगे,
फिर बोलेंगे कि जंगल कट गए, वृक्षारोपण करो। वो जो नए वृक्ष लगा रही है सरकार, जो सरकार की नर्सरी में जो आपको नए पेड़ पौधे मिलते हैं, वो सारे हाइब्रिड पौधे हैं। और जो आदिवासियों के पास जितने भी पौधे हैं वो सारे इंडिजीनियस पौधे हैं, जो पुराने पारंपरिक पौधे हैं। इसलिए हमें को उन पारंपरिक पौधों को बचाना है, क्योंकि उनमें पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, उनमें अच्छी ऊर्जा है। और जो ये लोग दे रहे हैं इसमें नेगेटिव ऊर्जा है। ये जिनके घर में पौधे लग गए उनके घर में झगड़ा, तलाक, बीमारियां सब आएंगी, क्योंकि वो नकारात्मक हैं पहले से ही। तो ये नए बच्चों की मदद से हम लोगों को दूसरी चीजें डाल रहे हैं। ये जो गाड़ियों का षड्यंत्र है, ट्रैवल करने का, 24 घंटे घूमते रहो सुबह से लेकर रात तक, तेल कारखानों का, कोयले की खदानों का, हीरे की खदानों का, एल्यूमिनियम का, लिथियम का, ये सारा षड्यंत्र आपको समझना पड़ेगा। इसके बिना आप लड़ ही नहीं पाओगे। क्या लड़ोगे? आप हथियारों से नहीं लड़ सकते हो दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूं। इनके पास बंदूक है, आपके पास तीर भाले हैं, इनके पास बंदूक है, इनके पास टैंक हैं, इनके पास तोप हैं, और अब तो इनके पास एआई वाली गन है, एआई वाली मशीनें हैं, जो ऊपर से हवा से आकर के केमिकल छिड़क देंगे। यहां बैठे हुए हो ना, अभी एक ड्रोन आएगा, ऊपर से केमिकल छिड़क देगा, जितने लोग हैं सबको एलर्जी हो जाएगी, 1 हफ्ते बाद सबको हार्ट अटैक। ऐसी भी दवाइयां आ गई है। फिर क्या करोगे? आपके खेतों के ऊपर छिड़कते हैं ना, ऊपर से जहाज में दिखाई देता है ना वो लाइन, वो सब केमिकल छिड़के जाते हैं। अब एकदम तो सबको मार नहीं सकते हैं, तो एल्यूमिनियम छिड़क देंगे। वो एल्यूमिनियम किधर गिरेगा? या तो आपकी स्किन पे गिरेगा, या आपके डंगरों के ऊपर गिरेगा, या पशुओं के ऊपर, या आपके खेत में गिरेगा, आपके पौधों पे गिरेगा। वहां से जो फल खाओगे, जो सब्जी खाओगे, जो खेत की फसल खाओगे, उसके सारे के जरिए पेट के अंदर जाएगा ना वो। कोरोना के दौर में क्या हुआ आपने देखा था ना, बिल्कुल जबरदस्ती आपके वहां तक घुस गए थे। किस किस ने वैक्सीनेशन करवाया, किस किस ने टीके लगवाए? ये ओ गए भाई। किसी को तकलीफ चालू हुई? हार्ट अटैक होने लगे अब आदिवासियों में भी, टकाटक जाने लगे ना। अरे रोटी खा रहा था, गया, अभी तो खर के सोया था, सुबह उठा ही नहीं, नाचते नाचते गया, कोई गाड़ी चलाते चलाते गया। काहे को फंसे इनके जाल में भाई? मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी। बस यही मैं आपको बता रहा हूं, ये जानकारी की ही लड़ाई है। यदि आपको जानकारी हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप सारे लोग मिल करके, जितने आदिवासी हैं झारखंड के अंदर, सबको कॉल दे दो, और हर कबीले से 5-5, 10-10 लोग हो करके, जो समझ सकने वाले लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए हम आ जाएं? हो सकता है? कितने के लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी? आप सब लोग आ जाएंगे? ये तो आप आ जाएंगे। और अगर सारे झारखंड और बिहार का एरिया से बुलाया जाए तो कितने लोग आ सकते हैं टोटल? कुल 1000 लोग आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा? तो ट्रेनिंग रख ली जाए। कब रख ली जाए? जनवरी में रख ली जाए? जनवरी में या फरवरी में? जनवरी में। ठंडी थोड़ी कम हो जाए तब। तो जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरुआत में? फरवरी के शुरुआत के लिए तारीख ले लेते हैं। यहां विष्णु भाई आपके साथ में है ना, गौड़ता है, और साथी जो यहां के हैं विष्णु भाई हैं, आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा कि हम लोग फरवरी के अंदर जितने आदिवासी इलाके में लोग बैठे हैं उन सबको पूरा षड्यंत्र समझाने के लिए दोबारा आएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। खास तौर पे बेटी बचाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बेटियों का जिस तरह से इन्होंने बेटियों की नस्ल खराब करने के लिए ये लोग इनको बाहर कचरे में भेज रहे हैं कि तुम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजो। वहां दिल्ली में कचरे के अलावा कुछ है थोड़ी ना वहां। और दिल्ली में एंट्री करते ही इधर से घुसते हैं, जाते हैं चंडीगढ़ की तरफ से, आहा क्या खूबसूरत पहाड़ है, कचरे का गंध ही गंध है। वहां बदबू की खूब मारती है अंदर, पूरे आधा घंटा तक बदबू ही बदबू आती है। थोड़ी देर के बाद बदबू आनी बंद हो जाती है। वो बोलते हैं अब तो बदबू आनी बंद हो गई। मैं बंद नहीं हुई है, अब तुम्हारे अंदर समा गई है वो, इसलिए तुम्हें महसूस नहीं हो रही है। वहां के लोगों को तो आती नहीं। वो कहते दिल्ली दिल वालों की। मैं कहा हाँ दिल वाले तो होंगे ही भाई, इतने गंदे शहर में जो रहते हैं दिल वाले तो होंगे ही। हमारे जंगलों की तरह साफ सुथरी हवा थोड़ी मिल सकती है वहां।
एक जो रुपए के माध्यम से आपके साथ खेल खेला जा रहा है, उसके ऊपर हमने एक किताब लिखी है। ये रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। ये किताब को आप बुक भी कर सकते हो, यहां से भी ले सकते हो। इस किताब में हमने वो पूरा षड्यंत्र दिया है। लेंगे? हाँ, जो लेंगे वो उनको दे देंगे। मैं बता देता हूं, इसकी ऑनलाइन अगर आप जाते हो अमेजन के ऊपर, अमेजन पे डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा वाली किताब अगर आप सर्च करते हो तो उसकी कीमत वहां पर है 1700 रुपए। मतलब इसकी टोटल कीमत 1895 है, मतलब 1900। लेकिन जो जेएसएम के साथियों से अगर कोई लेता है तो 1100 सहयोग राशि है। मतलब ये दान है हमारा संगठन का एक तरह से, आप इसको ऐसे मानिएगा। लेकिन मुख्य बात यह है, इस किताब में हमने क्या दिया है कि जो कलकत्ता वाले पेपर करेंसी एक्ट से लेकर के आज तक जो आपके मोबाइल से जो पेमेंट हो रही है, इस पेमेंट तक आपके धन का असली सत्यानाश कैसे किया गया है। धन का सत्यानाश, असल धन क्या है? जो प्रकृति ने हमको दिया, बस वही धन है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना भाई नौजवान साथियों, जितने नए बच्चे हैं। अगर कोई आपसे पूछे ये रुपया कागज जेब में पड़ा हुआ नोट ये धन है, नहीं, ये धन नहीं है। ये उस धन का रिप्रेजेंटेटिव है, ये उस धन का मूल्य को मापने का एक रास्ता है, बस लेन देन का साधन है। असली धन है सब्जी, फल, पेड़, छाया, सेहत, मेहनत, पशु, धूप, पानी, अनाज, जंगल, परिवार, लोग, देश। ये धन है असली। समझे ना? इनके आप जो पैसा लेते हो इससे यही तो काम करते हो। देखो, ईंट बनती है किससे? मिट्टी से। मिट्टी किसके मिलेगी? धरती से। तो धरती धन हुआ ना। कपड़ा कहां से बनता है? कपास से। कपास कहां पैदा होता है? धरती से। तो धरती धन हुआ ना। चमड़ा किसका बनता है? पशुओं की खाल का। पशुओं की खाल, पशु खाता क्या है? घास। घास कहां होती है? धरती में। तो असली धन वो हुआ ना। हम काम करते हैं किससे? शरीर में ऊर्जा। वो ऊर्जा कहां से मिलती है? भोजन से। भोजन कहां से हुआ? अनाज से। तो अनाज धन हुआ ना। अगर 5 करोड़ की गाड़ी है और शरीर में, कमर में बहुत तेज दर्द है, फिर भी मजा ले सकते हो क्या गाड़ी का? मतलब सेहत धन हुआ कि गाड़ी धन हुआ? सेहत असली धन है। भाईचारा असली धन है। प्रेम प्यार ना हो तो घर में जाके मजा आएगा क्या? घर में प्रेम हो वो असली धन है। घर में बच्चे हो, बीज अपना हो, वो धन है। पशु हो अपने पास दूध पीने के लिए, वो धन है। असली धन की कदर करके हमको आगे बढ़ना होगा। जंगल को बचा करके, माटी बचाने की इसलिए लड़ाई है क्योंकि माटी असली धन है। इस असली धन को नहीं खोना है किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत का मतलब है पैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं भाई। पैसे के लिए तो नहीं। पैसा तो वो लेन देन का, पैसे से ऐसा कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता जो कुदरत ने दिया है। पैसे से आप हवा नहीं खरीद सकते। पैसे से आप पानी नहीं खरीद सकते। अभी दिख रहा है आपको 20 रुपए का 1 लीटर, ये खरीदना नहीं है। वो तो कहते हैं ये ना पानी की कीमत नहीं है, ये तो बोतल की और पैकेज के पचाने की कीमत है। जब उनसे पूछते हैं ना हम कंपनी वालों से, तुम पानी कैसे बेच सकते हो? बोलते पानी नहीं बेचते, वो तो बोतल की कीमत है। अच्छा, बोतल की, तुम्हारी बोतल की कीमत तो 20 रुपया हो गई, कमाल करते हो। और किसान 6 महीने तक मेहनत करता है खेत के अंदर, उसकी अनाज की कीमत भी तुम 20 रुपया किलो लेते हो। समझ रहे हो? ये लूट अपने नए बच्चों को मत पता लगने दो। हम नए बच्चों को यह बता रहे हैं कि पानी मोल का खरीदा जा सकता है। फिर कल को आपकी नदियों के ऊपर ये पाबंदी लगा देंगे, बोलेंगे ये कंपनी को दे दी है नदी, अब तुम यहां से पानी नहीं ले सकते, अब तुम अपने पशुओं को यहां पानी नहीं पिला। फिर क्या बोलोगे आप? मान लोगे उनकी बात? इस हिसाब से माननी पड़ेगी। लेकिन अगर संगठित हो गए फिर इनकी औकात नहीं है। तो संगठित होकर करोगे क्या? भीड़ तो सिर्फ सत्यानाश करती है भाई। समझी हुई भीड़ लड़ाई लड़ती है। सेनापति जब किस सेना को जब तैयार करता है तो कैसे करता है? वो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देता है। उस ट्रेनिंग से भी पहले वो उनको बताता है कि तुमको जो लड़ाई लड़नी है वो क्यों लड़नी है, वो लड़ाई क्या है, दुश्मन कौन है। मैंने आपको बताया, आपका दुश्मन, हमारा दुश्मन हमारे ही बीच का आदमी है।
क्या करोगे? उसको मारोगे? उसको मार भी नहीं सकते भाई, वो तो अपना ही बच्चा है। ये आशा वर्कर जो आपको इंजेक्शन लगाने आ रही थी, आंगनबाड़ी वाली, आशा वाली, वो कौन थी? हमारे ही बीच की थी ना। जो मास्टर जी आते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने का नाटक करने, वो कौन है? हमारे ही बीच का है। डीसी कलेक्टर भी ये हमारा बना के भेजते हैं कि आदिवासियों का है, एसटी है भाई, ये तो शेड्यूल ट्राइब से है, इसको भेजो। मोदी बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो क्या कर रहे हैं? सबको देश को और सबको लूट रहे हैं। हाँ, लूट ही रहे हैं। कोई नहीं, अरे मैंने वो यही कह रहे हैं कि मोदी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो क्या कर रहे हैं? वो बता रहे हैं आपको कि अपनी बेटी बचाओ, उनसे, नेताओं से बचाओ, बाहर जाने से, शहरों में जाने से बचाओ। वो बता रहे हैं उनको बचाओ। असल में जो अपनी लड़ाई है वो भी बीज बचाने की लड़ाई है। तो ज्यादा आप सब लोगों का समय ना लेते हुए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा एक, कि जितने आदिवासी लोग अपने अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं उनसे संपर्क कर लीजिए, उन तक जानकारी दे दीजिए। फरवरी की एक तारीख तय कर देंगे अभी, और फिर झारखंड के अंदर आदिवासी लोगों की एक 2 दिन की 3 दिन की लंबी ट्रेनिंग चलाते हैं, जिसमें पूरी जानकारी, हम पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। सही रहेगा? क्योंकि सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह लड़ाई किससे है, दुश्मन कौन है, दुश्मन कौन है, और यह लड़ाई को जीता कैसे जा सकता है। इस खेल को बहुत समझना बड़ा जरूरी है। आपके बीच में जो रिसेंट में, आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो है, एक आपके बच्चों के स्कूल और स्कूल में बनने वाला आधार कार्ड और अपार आईडी, और दूसरा है आपके गांव में आसपास आया हुआ कोई फाइनेंस वाला, कोई बैंक जिसने दिया हुआ है आपको लोन। ये 2 बड़े जाल हैं जो चारों तरफ आपके फैलाए जाएंगे। आपके बच्चे की अपार आईडी बन रही है, उस अपार आईडी को बनाकर, उस अपार आईडी का खेल समझो आप क्या है। सबसे पहला खेल, ऊपर से अधिकारी का आदेश आया हुआ है कि सबको सबकी आईडी बनानी है, ऊपर से आदेश आया है, लेकिन अधिकारी ने जो आपको कागज दिया है अपार आईडी के ऊपर साइन करने वाला, उसमें मां बाप की तरफ से लिखा है कि मैं सहमति दे रहा हूं कि अपार आईडी बना दो। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मां बाप खुद कह रहे हैं कि बना दो मेरे बच्चे की अपार आईडी। मां बाप तो नहीं बनवा रहा, वो तो स्कूल वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। जब स्कूल वाले जबरदस्ती कर रहे हैं तो स्कूल वालों से किसी ने जाके पूछा कि ये जबरदस्ती, मतलब ये क्यों कर रहे हो, ये कंपलसरी है कि वॉलंटरी है, ये स्वैच्छिक है कि इसको अनिवार्य है, ये करना पड़ेगा कि काम भी चल जाएगा। स्कूल वाले आपको बोलेंगे ये अनिवार्य है, ये तो बनवानी पड़ेगी, इसके बिना तुम्हारा बच्चा पेपर नहीं दे पाएगा। बस आपको कुछ और नहीं करना है, स्कूल वालों को बोलो यही बात हमें लिख कर दे दो, और फिर स्कूल वालों की वाट हम लगवाएंगे। अगर वो सरकारी मास्टर है तो उसकी नौकरी जाएगी, अगर वो प्राइवेट स्कूल है तो उसका एफिलिएशन खत्म कराएंगे। स्कूल वाले लिख कर नहीं दे रहे हैं, वो मां बाप से कह रहे हैं कि आप लिख कर दे दो कि हमें नहीं चाहिए। बोलो कोई बात नहीं, अभी तो हम लिख करके दे रहे हैं क्योंकि अभी हम थोड़े हैं, थोड़ी एक बार हम ऐलान करने दो, फिर तुम्हारा बोरिया बिस्तरा यहां से उड़वाएंगे हम। और फिर इस बात को सबको समझ लेना है कि अपार आईडी अपने बच्चे की किसी भी कीमत पर नहीं बनने देनी है। अगर स्कूल वालों ने बना दी है तो स्कूल में जाकर के बोलो कि अपार आईडी के कंसेंट लेटर के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं जब चाहे अपनी सहमति वापस ले सकता हूं, मेरा ये अपार आईडी कैंसिल करो। ठीक है? दूसरा नंबर, लोन का मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये लोन के मुद्दे को सुलझाने के लिए ही ये किताब है। इस किताब के अंदर हमने आरबीआई के दिए हुए वो दस्तावेज, वो आरटीआई के जवाब और वो सब कुछ दस्तावेज दे दिए हैं जिनके आधार पर हम बैंकों के अंदर आवेदन लगाते हैं। हालांकि आदिवासी इलाके में रहने वाले लोग जिनको अपने अधिकारों का पता है, वो पहले से ही अपने लोगों, वो बैंकों से सवाल पूछते रहते हैं कि पहले तो ये बताओ। आदिवासी को तो मैंने एक चीज देखी थी, एक जगह मैं गया हुआ था, वहां उन आदिवासियों ने क्या किया हुआ,
बैंक से सवाल पूछा हुआ कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुमको इस देश में बिजनेस करने की परमिशन भारत सरकार ने कब दी? भारत सरकार कौन है? हम। भारत सरकार हम, आप और हम, ठीक यही होंगे ना? तो जो जिसने परमिशन दिया है बैंक को वो कौन है? वो भारत सरकार है क्या? वो तो भारत सरकार नहीं है। जब वो भारत सरकार नहीं है तो वो भारत में आकर बिजनेस कैसे कर रहा है? तो बोलता है भारत में भी आकर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमारा मुख्यालय तो इंग्लैंड में ही है, हम तो शहर में कर रहे हैं। बैंक पहले शहर में आए थे ना, शहर तो भारत नहीं है। भारत केवल गांव है जिसकी अर्थव्यवस्था जल जंगल जमीन से चलती है, जिनकी जंगल से अर्थव्यवस्था चलती है, वो भारत है। तो वो अपने दफ्तर कहां खोलते हैं? जिनकी अर्थव्यवस्था जंगल आधारित नहीं है। यानी अगर आपको अंग्रेजों को मारना हो, यदि आपको अंग्रेजों को भगाना हो, तो जो चीज गांव से शहर जा रही है वो रोकनी पड़ेगी। रुक जाएगी ना? अगर हम योजना बना करके गांव से जो जा रहा है, गांव से क्या क्या जाता है? सारा अनाज गांव से जाता है, सारा दूध गांव से जाता है, सारा फल गांव से जाता है, खाने का सारा साधन गांव से जाता है, कपड़ा बनाने का सारा रॉ मटेरियल गांव से जाता है। सब कुछ रॉ मटेरियल, हर चीज का रॉ मटेरियल हमारा गांव से जाता है। यदि गांव अपने आप को मजबूत करने लग जाए तो शहर भूखा मर जाएगा। शहर में ही अंग्रेज हैं, शहर में भारत नहीं है ना, भारत सिर्फ गांव में है। यानी कि अंग्रेज को अगर मारना है, दुश्मन को अगर मारना है तो शहर मारना होगा। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? तुम्हारे गांव को भी शहर बना देंगे। गांव शहर बन जाएगा जब, तो गांव मर जाएगा, मतलब भारत सरकार खत्म हो जाएगी और आप लोग बस चिल्लाते रह जाओगे, हम पाड़ा सरकार, हम भारत सरकार। फिर ना भारत सरकार ना पाड़ा सरकार। जब गांव को ही शहर बना देंगे, ये बिजली भी ले आएंगे, वहां पानी का टूटी भी दे देंगे, वहां आपको सारा कनेक्शन दे देंगे, आपका आधार कार्ड भी दे देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे देंगे, सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। गांव में भी मकान बनाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ जाएगी, म्युनिसिपल कमेटी में ले देंगे। शहर को बढ़ा के वहां के उस एरिया में घुसा देंगे, बोलेंगे ये जमीन वन विभाग की, ये जमीन फलाने विभाग की, और ऐसे करते करते धीरे धीरे काबू कर जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है ना? यही खेल खेलते हैं वो लोग। तो इस खेल को अगर आपको रोकना है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहा है। मैंने बताया आपको कि आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग तो खुद बैंकों से सबसे पहला यही सवाल पूछ लेते हैं कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुमको भारत में बिजनेस करने का परमिशन किसने दिया। दूसरा सवाल ये पूछ लेते हैं कि तुमको यहां दफ्तर खोला है तो तुमने भारत सरकार की ट्रेजरी में कितना पैसा जमा कराया है। और तीसरा सवाल यही पूछ लेते हैं कि हमने तुमसे लोन मांगा था रुपए में, लोन मांगा था भारत के रुपए में, और तुमने तो हमको भारत का रुपया दिया ही नहीं। किसी को भारत का रुपया दिया क्या बैंक वालों ने? लोन किस किस ने लिया? लिया किसी ने? ये समूह लोन दिया होगा आपको, समूह वाला लोन दिया। बाद में फिर आपको बोलते हैं पैसा जमा कराना पड़ेगा, किसी भी हाल में कराना पड़ेगा। अगर आपसे एक जने से नहीं दिलाया जाएगा तो बाकी के सारे समूह वालों को बोला जाएगा, बोलो इनको सारा पैसा जमा करवाओ। ऐसा बोलते हैं ना, प्रेशर डालते हैं। अभी आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग पे कर सकते हैं, मैं कभी नहीं कहता उनको कि तुमको पे नहीं करना है। जो पे कर सकते हैं और जो पे करना चाहते हैं वो बैंकों को सारे रकम की अदायगी करो जैसा वो चाहते हैं वैसे। लेकिन एक बार समझ लो, अगर आपने बैंकों से लोन मांगा था तो उन्होंने आपसे सारे कागज मांगे थे कि नहीं मांगे थे? सारे कागज आपने दिए, उसके आधार पर उन्होंने आपको लोन दिया। लोन मांगा, जब साइन करवाए, जब उन्होंने आपके दस्तखत करवाए, उस दस्तखत के ऊपर लिखा था कि तुमको लोन दिया है रुपए में, रुपए में लोन दिया है। लेकिन असल में आपने बैंकों से जो निकाला वो रुपया नहीं था, वो रुपए की पर्ची थी, वो रुपए का नोट था। और उस नोट की कीमत अगर रुपए के बराबर हो तो भी बात बन जाएगी, तो भी झूठ नहीं होगा। लेकिन पता चलता है कि रुपया तो उस बैंक नोट से कई हजार गुना ताकतवर है। हमने दस्तावेज दिए हैं इस किताब के अंदर।
इस किताब के आधार पर हम आपके लोन की अदायगी के लिए कानून से, कानून पूर्वक, लॉफुली हम अदायगी करने की, लीगल मनी में अदायगी करने के लिए हम एक आवेदन लगाते हैं बैंकों को, जिसमें हम उनसे पूछते हैं कि तुमने जो हमको लोन दिया था वो लोन कौन से रुपए से दिया था, तुमने वो लोन हमको कहां से दिया था, उस लोन के एग्रीमेंट की कॉपी भी हमको दो और हमको बताओ कि ये जो रुपया था ये लीगल था कि इल्लीगल था। अगर ये इल्लीगल था, अवैध था, तो तुम्हें जेल होगी, और अगर ये वैध था तो फिर इसकी कीमत वैध रुपए के बराबर क्यों नहीं है। आप हैरान हो जाओगे, आज तक किसी बैंक वाले का कोई जवाब नहीं आया। ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा, बैंक वाले जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर हम अपना लठ उठा लेते हैं कि भाई जवाब दे और पैसा ले, उससे पहले इधर मत घुस जाना। ये तो अपन लोग तो बड़े आसानी से कर सकते हैं ना। हम किसी का पैसा नहीं मारना चाहते, लेकिन पहले हमको कुछ दो, तो हमको ये तो बताओ कि तुमने जो रुपया हमारे साथ दिया है, हमारे साथ लेन देन किया, वो असली रुपए में किया है। इसी को लेकर के आने वाले समय में एक बहुत बड़ी रैली हम जींद के अंदर हरियाणा में करने वाले हैं। यहां हम फरवरी में करेंगे अपने पास मीटिंग। फरवरी में करने के बाद 23 मार्च को हम रविंदर भाई के एरिया में समालखा पानीपत के अंदर एक बहुत बड़ी रैली करेंगे भगत सिंह की शहीदी दिवस के ऊपर। उसके बाद, उस मीटिंग के बाद फिर एक रैली हम जींद में करेंगे जिसमें ऐलान करांगे कि पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर कोई भी बैंक वाला तब तक किसी के घर पैसा मांगने नहीं जाएगा जब तक हमारे सवालों के जवाब ठीक से बड़े मंच पर नहीं दे देता। तब तक उसके लिए हमको कम से कम 1 लाख लोगों का जमेवड़ा वहां करना पड़ेगा। वो 1 लाख लोग जो इस बात को समझते हो कि हमारे साथ ठगी हो रही है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। संभव है? हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर इन अंग्रेजों से मुक्ति भी हो सकती है, फिर हम अपने भारत को बचा भी सकते हैं, फिर हम इस लड़ाई को जीत भी सकते हैं, और मिलकर के, समझ के साथ इस लड़ाई को हम पक्का जीतेंगे। इसी उम्मीद में हम आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि फरवरी के महीने में जो अपनी 3 दिन की ट्रेनिंग है उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए, और उस ट्रेनिंग के बाद आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। जो आपके नौजवान बच्चे हैं उन सबको बोलिए कि उस बात को समझिए। वो आएंगे, वो समझेंगे, देखेंगे कि उनके साथ कैसा छल कपट हो रहा है, सवाल जवाब करेंगे तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। इन सब चीजों के साथ हम इस लड़ाई को जीतने की इस उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। जय